हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड, जो हमारी वन लाइनर की सीरीज चल रही थी वो कंप्लीट हो गई थी फ्रेंड्स। अब उसके बाद हम आगे बढ़ गए हैं घटना चक्र की बुक फ्रेंड। घटना चक्र की बुक से हम देखेंगे इंडियन इकोनॉमी फ्रेंड्स। इकोनॉमी देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी फ्रेंड। इस बुक में लगभग 60 पेज हैं फ्रेंड्स। 60 पेजों में इकोनॉमी दी हुई है। तो 60 पेज के लगभग 3 पार्ट बनाऊँगा और तीनों पार्ट में आपको डिटेल से समझाऊँगा फ्रेंड्स। 3 पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके कंप्लीट होते ही हम घटना चक्र की बुक से पर्यावरण पर्यावरण एंड फ्रेंड्स एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ेंगे फ्रेंड, घटना चक्र की बुक से ही। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इससे पहले मैं बता दूं, अगर किसी ने घटना चक्र की बुक से ही मैंने इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी घटना चक्र की बुक से ही कराए हैं, तो अगर किसी ने ना देखे हो तो जाके देख ले फ्रेंड्स। यूपी लेखपाल, यूपी आर ओ का एग्ज़ाम लगभग अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन आते ही फ्रेंड लगभग दिसंबर में इसका एग्ज़ाम हो जाना है फ्रेंड्स। तो यूपी पैट, यूपी लेखपाल और यूपी आर ओ के लिए है फ्रेंड्स। और बाकी जो अदर एग्ज़ाम है तो उनमें भी इकोनॉमी के 5-7 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देख लीजिए हमारी घटना चक्र की बुक है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। पहला पॉइंट देखिए, ये वन लाइनर की फॉर्म में दी हुई है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है ये फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए यहाँ से फ्रेंड्स, किसी देश की आर्थिक समृद्धि उससे प्रयुक्त मापदंड होता है। तो आर्थिक समृद्धि का उपयुक्त मापदंड क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय फ्रेंड्स। आगे देखिए, किसी देश की जीवन स्तर प्रतिबिंब होता है तो प्रति व्यक्ति आय से। आगे देखिए, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि एनजीपी क्या है? तो ये है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन फ्रेंड। राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं फ्रेंड, सब दिखाई दे रहा होगा सही से फ्रेंड। अगर मेरी आवाज़ किसी को स्लो लग रही हो तो वो 1.50 फ्रेंड, 1.50 या फिर 1.75 पे देख ले। और क्वालिटी 480 मैंने बता रखी है, 480 पे बेस्ट दिखाई देगा फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड, किसी दी गई अवधि के लिए देश की राष्ट्रीय आय। तो देश की राष्ट्रीय आय क्या होगा? किसी अर्थव्यवस्था में एक विशेष अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी फ्रेंड, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार सीधा ये पूछा जाता है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो ये होता है राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य मापन फ्रेंड्स। और ये पूछा जाता है कई बार यूपी पीसीएस में ये पूछा गया, किसी देश के जीवन स्तर पर प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय फ्रेंड्स। तो ऐसे वन लाइनर की फॉर्म में है फ्रेंड्स। आगे देखिए, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। कथन क्या कहता है? कथन कहता है आर्थिक विकास के लिए बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। आगे देखिए, और कारण क्या कहता है? वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है फ्रेंड्स। तो इसका देखते हैं किसका है? आर फ्रेंड्स। ए सही है, मतलब कारण सही है, लेकिन आर गलत है। पर यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि वर्तमान में जो भारत सरकार है वो सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सूक्ष्म और मध्य हर जगह ध्यान केंद्रित कर रही है फ्रेंड्स। तो हमारा ए सही है और आर गलत है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए यहाँ पर। आगे देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्रों भी विद्यमान हो फ्रेंड्स, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं फ्रेंड्स। मतलब सार्वजनिक, मतलब राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मतलब सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर हैं वो भी, मतलब उनकी भी प्रेजेंटेशन होती है फ्रेंड्स मिश्रित अर्थव्यवस्था में। इतना जान लीजिए। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर फ्रेंड्स। आगे देखिए, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए फ्रेंड्स। भारत को परिभाषित किया जाए तो वही बात है, एक श्रम अर्धशक्ति वाली अर्थव्यवस्था में फ्रेंड्स। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को डिफाइन किया जा सकता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, दिखाई दे रहा होगा सही से। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है कृषि की प्रधानता है, न्यून प्रति व्यक्ति आय तथा
बृहद बेरोजगारी है। ठीक है, बेरोजगारी तो आप देख ही रहे होंगे। आगे देखिए, ठीक है, देश की वृद्धि में अनार्थिक तत्व क्या है, तो सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक तथा वैज्ञानिक घटक आदि। ठीक है, देश की वृद्धि में मतलब ये देश की वृद्धि में रुकावट है। कौन कौन रुकावट है? सामाजिक घटक, धार्मिक घटक, राजनीतिक तो सबसे बड़ा कारण है। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय घटक और वैज्ञानिक घटक। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, 1951-52 से 2015-16 की अवधि में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, तो 2007-8 में रही है। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि भारत की प्रति व्यक्ति आय पर ईयर कितनी है, तो 1,13,000 कुछ बताई हुई है। ठीक है, 1,13,000 समथिंग है। ठीक है, कई बार पूछ लेता है भारत की प्रति व्यक्ति आय पर ईयर कितनी है, तो 1,13,000। ठीक है, आगे चलिए, जो मैंने बताया है ना, प्रति व्यक्ति आय 1,13,000, इसको याद रखना है, ये कई बार सीधा फैक्ट के रूप में पूछ लेता है। आगे देखिए, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने सर्वाधिक वृद्धि किस दर से प्राप्त की थी, तो ये की थी सन 2006-07 में। ठीक है, 9.6% दर से। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पूछा है पर 2015-16 में प्रति व्यक्ति आय के आधारों पर अवरोही क्रम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र के लोगों की आय थी प्रति व्यक्ति आय, उसके बाद गुजरात, फिर पंजाब, फिर उत्तर प्रदेश। ठीक है, 2015-16 में गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्यों का उनके प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, यानी कि पर कैपिटल नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के हिसाब से बताना है। ठीक है, तो ये देखिए, पहले पे महाराष्ट्र, दूसरे पे कर्नाटक, तीसरे पे गुजरात और फिर चौथे पे आएगा तमिलनाडु। ठीक है, अब देखते हैं आगे देखिए, ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, एक सेकेंड, आगे देखिए, वर्तमान में भारत के राज्यों में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार की है। उसके बाद देखिए, ठीक है, वर्तमान में भारतीय राज्यों में औसत प्रति आय सर्वाधिक है, तो ये गोवा की है। ठीक है, आगे देखिए, वर्तमान में कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात तथा हरियाणा में से औसत प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किसकी है, तो हरियाणा की। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की है, तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है। ठीक है, दूसरे पे हरियाणा आएगा। ठीक है, अगर ये पूछ ले, ठीक है, गोवा क्या बोल रहा हूँ कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर। ठीक है, तो पहले पे गोवा, दूसरे पे दिल्ली, तीसरे पे चंडीगढ़। ठीक है, अगर बात सिर्फ राज्यों की हो तो सबसे पहले आएगा गोवा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आएगा हरियाणा। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यद्यपि 1947 की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ी, परंतु प्रति व्यक्ति आय का स्तर कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ। ठीक है, आगे देखिए, कारण क्या कहता है, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, यानी कि हमारा ए गलत है। ठीक है, आर सही है। ये गलत क्यों है? यहाँ पर लिखा है कि 1947 की अवधि के बाद भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ी, परंतु प्रति व्यक्ति आय स्तर पर कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आय तो कई गुना बढ़ी थी, लेकिन ये नहीं है कि 1947 के बाद से हम गरीब ही हैं। ठीक है, कई लोग करोड़पति अमीर बन गए हैं। ठीक है, कोई बात बताई जा रही, परंतु प्रति व्यक्ति आय में कोई सुधार नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, सुधार हुआ है काफ़ी। ठीक है, आगे देखिए, भारत की ग्रामीण आय। ठीक है, भारत की ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है, सही बात है। ठीक है, इसका कारण क्या है, तो किसान हमारे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ठीक है, किसानों की निरक्षरता, यानी कि वो अनपढ़ है। वैज्ञानिक कृषि, ठीक है, वो मतलब उनको कृषि, जब अनपढ़ी बंदा होगा, ठीक है, तो वैज्ञानिक ढंग से कृषि कहाँ से करेगा? वैज्ञानिक कृषि की नगण्यता ज्ञान, ठीक है, उनको ज्ञान ही नहीं होगा नई नई टेक्नोलॉजी का। विभिन्न उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादों का कम मूल्य तथा उद्योगों की तुलना में कृषि का निवेश, कम निवेश। भारत आगे देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर धीमी है, इसका प्रमुख कारण क्या है, तो उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात। ठीक है, उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात है। ठीक है, आगे देखिए, और दूसरा भी कारण दे रखा है, जनसंख्या की वृद्धि दर तेजी से। ठीक है, जब तक जनसंख्या वृद्धि दर कंट्रोल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, ये मेन कारण है। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय निम्न कारणों में शामिल है। ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के क्या कारण शामिल है, तो तेजी बढ़ती जनसंख्या दर। ठीक है,
सहनशीलपन का अभाव। आगे देखिए अपर्याप्त औद्योगिक संरचना सुविधा आदि। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बारे में था। आगे देखिए किसी देश की आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि उस देश में डैश होता हो पूंजी निर्माण। ठीक है, आगे देखिए भारत में बचत और पूंजी निर्माण की ऊंची दरें होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का क्या कारण है? तो पूंजीवाद अनुपात का अधिक होना। ठीक है, पूंजीवाद का अनुपात सबसे अधिक और कहीं कहीं यह सबसे निम्न है। ठीक है, आगे देखिए श्रम का न्यून कार्य क्षमता प्रति व्यक्ति आय पूंजी के निर्माण में न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में भी एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, तो यह है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। ठीक है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी ये बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ ये पूछा है कि श्रम की न्यून कार्य क्षमता प्रति व्यक्ति आय पूंजी निर्माण में न्यून दर और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में से एक लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है, तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का खूब भंडार है। ठीक है, आगे देखिए वित्तीय वर्ष सन 2018-19 क्या बोल रहा हूँ 17-18 में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्धि दर कितनी थी? तो ये 6.5% थी। आगे देखिए अगस्त 2018 तक नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018-19 के बीच समृद्धि दर कितनी थी? तो ये थी 7.4%। आगे देखिए प्रति व्यक्ति भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी वृद्धि के क्या मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो ये बता दिया तेजी से जनसंख्या बढ़ती दर। ठीक है, मूल्यों पर भारी वृद्धि के साथ कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास की धीमी गति। आगे देखिए खुली अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का राष्ट्रीय आय क्या होता है? तो देख लीजिए ये होता है। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स की टर्म है C+I+G+M। ठीक है, मतलब यहाँ बताया कि राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय को यहाँ Y से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए ठीक है, यहाँ बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय आरबीआई ने अगस्त 2018 में मौद्रिक नीति के अनुसार 2018-19 की विकास दर संभावित की थी, ये 7.4%। आगे देखिए एशियाई विकास रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्ष 2017 में भारत की समृद्धि दर कितनी? तो ये 6.6 थी। आगे देखिए यदि एक ऐसी समयावधि की कीमतें तथा मौद्रिक आय दोगुनी हो तो वास्तविक आय और अपरिवर्तित रहेगी, नो चेंज्ड। आगे देखिए फ्रेंड्स आगे क्या कहता है वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर की अपेक्षा अधिक है। ठीक फ्रेंड्स, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। ठीक फ्रेंड्स, तो ये है मुद्रास्फीति की वृद्धि दर। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए 1867-68 में दादाभाई की एक पुस्तक आई थी। ठीक फ्रेंड्स, दादाभाई की पुस्तक का नाम था ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक फ्रेंड्स, और उस समय दादाभाई नौरोजी ने प्रति व्यक्ति आय मतलब पूरे साल की आय बताई थी 20 रुपये एक बंदे की। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत की राष्ट्रीय आय में प्रथम मापन क्या है? तो दादाभाई नौरोजी ने। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ से देखिए वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो महानवोलिस थे। ठीक फ्रेंड्स, महानवोलिस। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत की राष्ट्रीय आय समांकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, CSO के द्वारा। ठीक फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये दादाभाई नौरोजी वाला तो हज़ारों बार पूछा है। आगे देखिए ठीक फ्रेंड्स, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है? तो ये करता है RBI। ठीक फ्रेंड्स, और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए नई GDP आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2004-05 के स्थान पर बदल कर क्या कर दिया गया है? ठीक फ्रेंड्स, जो नई GDP का आधार बना था तो वो सन 2011-12 कर दिया है। ठीक फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कई बार पूछा। आगे देखिए इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु आधार वर्ष किस रूप को में प्रयुक्त हो रहा है? तो ये देखिए कई बार पूछा है ये सन 2011-12। ठीक फ्रेंड्स, आगे देखिए भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा?
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। आगे देखिए सैद्धांतिक रूप में यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो ध्यान में क्या रखा जाता है? ये रखा जाता है सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। ये 3-4 कारण है। आगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में घरेलू बचत की औसत दर वर्तमान में आकलित की गई है 30 से 40%। 30 से 40% घरेलू बचत बताई गई है। पर 2015-16 में भारत की घरेलू बचत कितनी थी? तो ये थी 32.3%। आगे देखिए भारत में बचत में सर्वाधिक योगदान किसका है? तो घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बचत होता है। आगे देखिए भारत में घरेलू बचतों में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो भौतिक परिसंपत्तियों का। आगे देखिए आगे क्या कहता है? भारत में निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों में बचत का उदय होता है। सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो देखिए भारत में सकल घरेलू बचत, दूसरा गृहस्थ, तीसरा है पहला है गृहस्थ यानी कि घरेलू बचत, दूसरा है निजी निगम क्षेत्र, तीसरा है सार्वजनिक निगम एवं अन्य लोक उपक्रम तथा चौथा है सरकारी क्षेत्रों योगदान का प्रभावी क्रम है। तो देख लीजिए ये बताया जा रहा है। यहाँ ये 4 कारण बताए गए हैं तो इनमें तो सही अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा बचत होती है घरेलू बचत, घरेलू क्षेत्र में, फिर उसके बाद निजी निगम क्षेत्र में बचत, उसके बाद तथा सार्वजनिक निगम बचत, उसके बाद है लोक उपक्रम तथा सरकारी क्षेत्र में बचत। ये 4 कारण दिए हुए थे, इनको सिक्वेंस में लगाना था। लगा दिया। आगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अमृत सेन के सुझावों से संबंधित निम्न कथन है। देखिए अमृत सेन ने क्या कहा था? तो इन्होंने कहा था इसे जन सम्मुख होना चाहिए, सबसे अधिक निर्धन व्यक्ति की आर्थिक सुरक्षा होनी चाहिए, विश्व अर्थव्यवस्था में इसके एकीकरण के साथ राष्ट्रीय बचाव होना चाहिए। ये कथन था अमर्त्य सेन का। आगे देखिए यह विचार है कि भविष्य में भारतीय नियोजन की वस्तुओं का अधिक ध्यान व्यक्तियों पर देना चाहिए। व्यक्त किसने किया था? तो ये बता दिया अमर्त्य सेन ने। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ इसके ऊपर, हजारों बार पूछा कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय आय से। आगे देखिए अब स्फीति के साथ स्टैगफ्लेशन क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन संस्कृति के साथ होता है। इतना याद रखना। आगे देखते हैं। यहाँ पूछा है एनजीपी यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम होने का क्या कारण है? तो कीमतों की तुलना में मजदूरी का कम होना। मतलब कीमतें तो ज़्यादा है, मजदूरी कीमत बहुत कम है। आगे देखिए इनको सम्मिलित करना है। ये ऑलरेडी सही सम्मिलित है। तो देखिए आर्थिक विकास दर, तो ये संरचनात्मक परिवर्तन है। आर्थिक वृद्धि, तो ये सकल घरेलू उत्पाद। संपोषित विकास, तो ये पर्यावरण है। जीवन की गुणवत्ता स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। आगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था है तो ये विकासशील देशों में भारत की गिनती होती है। आगे देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था वाणिज्यित की जाती है तो एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में। भारतीय अर्थव्यवस्था को एक विकासशील अर्थव्यवस्था में काउंट किया जाता है, गिना जाता है। आगे देखिए सत्य कथन। सत्य कथन कौन सा है? तो सकल घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिशत अंश में विगत 1 दशक में कमी आई है। तो ये कथन सत्य है कि जो सकल जीडीपी है तो सकल घरेलू उत्पाद के सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिशत अंश में विगत वर्षों में कमी आई है। आगे देखिए तेल क्षेत्र। तेल क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र न्याय प्रणाली तथा शासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं आदि में सुधारों में से आर्थिक सुधारों को द्वितीय प्रजनन में सरकार द्वारा चिन्हित किए गए सुधारों का भाग नहीं है। तो यह न्यायिक प्रणाली में सुधार, ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ था। आगे देखिए वर्ष 1991 में आर्थिक नई नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। आगे देखिए भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू किया था। भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था तो कब हुआ था? तो ये हुआ था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। अब चलते हैं इधर। आगे देखिए भारत की व्यावसायिक संरचना
वर्ष बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का क्या कारण है? तो ये कारण है आर्थिक विकास के लिए कृषि उद्योग की दिशा में अंतरण के महत्व में जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। ठीक है, यही बात बताई जा रही है कि भारत की व्यावसायिक संरचना। ठीक है, यहाँ बताई जा रही है भारत की व्यावसायिक संरचना वर्षों के बाद भी लगभग वैसा ही बनी हुई है। तो क्यों है? अभी मैंने शुरू में बताया था ना कि हमारे यहाँ पर ज़्यादातर किसान अनपढ़ हैं। उनको कृषि मतलब वैज्ञानिक कृषि करने के जो नई टेक्नोलॉजी है तो उनको करने के लिए उनको ज्ञान नहीं है। ठीक है, वही बात बताई जा रही है। आगे देखिए, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटक स्थिरीकरण और संरचनात्मक संयोजन का विषय है। तो ये है संरचनात्मक। ठीक है, संरचनात्मक है, उसके बाद है संयोजन क्रमिक, बहुजन क्रमिक आदि, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुकूलन उपकरण है। ठीक है, आगे देखेंगे। ये हजारों बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का दूत कहा जाता है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को। ठीक है, आगे देखिए। अब देखेंगे सतत विकास। ठीक है, सतत आर्थिक विकास। तो देखिए, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पहला ही। ठीक है, आर्थिक या धारणीय। ठीक है, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों के अपने। ठीक है, यहाँ से देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से देखिए, धारणीय विकास भावी पीढ़ियों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस परिप्रेक्ष्य में धारणीय विकास का सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। तो ये है धारण क्षमता के साथ। ठीक है, आगे देखिए, सतत विकास का आधार है पर्यावरण दृष्टिकोण। आगे देखिए। ठीक है, सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का भी ध्यान रखना। ठीक है, भविष्य का भी आर्थिक विकास। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक। ठीक है, स्थायी विकास अंतर पीढ़ीगत संवेदनशील की घटना है। ठीक है, तो यह प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग के संदर्भ में। आगे देखिए, मानव पूंजी बढ़ता हुआ विनियोग उग्रासित करता है। ठीक है, तो ये कुशलता का विकास। आगे देखिए, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। तो अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि के पुनरुत्थान तथा शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास दर, कृषि विकास तथा कृषकों के अपर्याप्त साख में से समावेश विकास बढ़ाने की आशा नहीं की जाती। क्यों? राष्ट्रीय आय की ऊंची दर से। ठीक है, राष्ट्रीय आय की ऊंची दर से। आगे देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था तो सन 2011-12 में। आगे देखिए, मूलतः समावेशी शासन में अंग कहे जा सकते हैं तो सभी जिले में। ठीक है, मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं तो सभी जिले में प्रभावी जिला योजना समितियां संगठित करना, जन स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय बढ़ोतरी करना, दोपहर का भोजन योजना सशक्तिकरण करना। ठीक है, आगे देखिए, समावेशी शासन से तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों को समान रूप से शासन के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं प्रोवाइड कराना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आर्थिक विकास के समृद्धि में जनसांख्यिकीय संक्रमण की विशिष्ट अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? ठीक है, क्या है या सही क्रम में अरेंज कर दीजिए। तो देखिए, उच्च मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर। ठीक है, निम्न मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर के साथ साथ निम्न जन्म दर। ठीक है, अब आगे देखेंगे कृषि संबंधित क्षेत्र। ठीक है, आगे देखिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उसके संबंधित क्षेत्र का अंश कितना है? ठीक है, तो ये सन 2016-17 की बात है। ठीक है, तो ये था क्या कहते हैं 17.4, बट अब करंट की बात की जाए तो करंट में ये 11% के समथिंग रह गया। ठीक है, 11-12। ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि भारत में जो कृषि संबंधित क्षेत्र में कितने % लोग लगे हुए हैं या फिर भारत की जो GDP वगैरह उसमें कृषि का योगदान कितना है। तो ये पहले 2015-16 में। ठीक है, ये 16-17 का डाटा है। ठीक है,
तो अब करंट का याद रखेंगे, लगभग 11 पॉइंट कुछ है। ठीक है, अब 11% लोग ही कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब हमारी जो कृषि, जो हमारी क्या कहते हैं, जो जीडीपी में कृषि का आधार है। ठीक है, कृषि का रोल है। ठीक है, तो वो ज़्यादा नहीं रहा है, लगभग 11% रह गया है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतिवर्ष सर्वेक्षण कार्यालय में 2014 के नियमानुसार ग्रामीण परिवारों में कृषि विनियोजन ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत कितना है, तो ये है 57.8। ठीक है, गाँव की बात बताई जा रही, तो गाँव में लगभग खेती बाड़ी का परसेंट है इतना। ठीक है, आगे देखिए, भारत में कृषि क्षेत्र श्रम शक्ति का प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, तो लगभग 60%। आगे देखिए, विशेष। ठीक है, यहाँ बात बताई जा रही, जो श्रम कृषि क्षेत्र है तो वो रोजगार प्रदान करता है लगभग 60%। ठीक है, गाँव की बात हो रही है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि आयात का संवर्धन। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं, तो ये 60 ये है कृषि में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या खेती बाड़ी में लगी हुई है। आगे देखिए, भारत में श्रमिक बल में प्राय अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर है, लगभग 60%। वही बात बताइए, भारत ठीक है विकास का भारतीय मॉडल सुरक्षा प्रदान करता है, तो प्रति व्यक्ति ठीक है सुरक्षा मॉडल प्रदान करता है व्यक्ति और राज्य दोनों के हितों में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है। ठीक है, आगे कहता है, आर्थिक नियोजन के युग का आरंभ, भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा कितना निरंतर घटता जा रहा है। ठीक है, मैंने बताया ना अभी। ठीक है, ये निरंतर घटता जा रहा है। ठीक है, लगभग जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, तो उस टाइम लगभग 52-53% था, मतलब कृषि का हिस्सा हमारे जीडीपी में। ठीक है, लेकिन अब घटकर 11% रह गया। ठीक है, 11% आई थिंक। आगे चलते हैं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह, अबुल कलाम आज़ाद में से भारत के सहकारी कृषि विचारक के समर्थक में कौन थे, तो ये चरण सिंह थे। आगे देखिए, ठीक है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि खेतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहु फसलीय योजना में से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो बहु फसलीय योजना ये हमारी इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, सोयाबीन सबसे ज़्यादा मिलता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तंबाकू, सोयाबीन, कपास, रबड़ ये नकदी फसलें हैं। आगे देखिए, कपास प्रति हेक्टेयर उत्पादन 2000 में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में होता था। आगे देखिए, गेहूँ की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था है, ताज़ा निकालने की अवस्था। ठीक है, ये यहाँ पूछा है, गेहूँ की सिंचाई हेतु किस क्रांतिक अवस्था है। ठीक है, गेहूँ की सिंचाई हेतु अतिक्रांतिक अवस्था क्या है, तो ताज निकालने की अवस्था। ठीक है, आगे देखिए, देश में गेहूँ उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा, उसके बाद दूसरे पर पंजाब आ गया, उसके बाद मध्य प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, ठीक है, दूसरे नंबर पे पंजाब है, याद रखेंगे, और चौथे नंबर पे हरियाणा है। ठीक है, आगे देखिए, भारत में फसल बीमा योजना तो 1985 में स्टार्ट हुई थी। भारत ठीक है व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत हुई थी 1949 में। ये दोनों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर लागू किया गया था। ये बजट 2005 में लागू किया गया था खरीफ की फसल पर। ठीक है, फ्रेंड्स आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1992 में ये यूपी पीसीएस यूपी लेखपाल आरओ के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, कमांड क्षेत्र कार्यक्रम 74-75 शुरू किया गया था जल उपयोग दक्षता विकास के लिए। आगे देखिए, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, हैंड बुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित हुई थी, तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने निकाली थी इस बुक को। ठीक है, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में। आगे देखिए, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत को कृषि जलवायु प्रादेशिक क्षेत्र में विभाजित किया गया। 15 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है, तो 15। ठीक है, और ये पूछ रहे थे कौन सी योजना में बांटा गया था, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन की आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था 10वीं पंचवर्षीय योजना में 5 मई 2005 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन से आच्छादित है। ठीक है, तो कौन है, तो ये देख लीजिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन में कौन कौन शामिल थे।
पूर्वोत्तर हिमालयी राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित देश भर के 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप, ठीक है, पांडिचेरी, दादर व नगर हवेली। ठीक है, समझ गए होंगे। इसमें कितने राज्य हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन में? तो 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य है तो बागवानी क्षेत्रों में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, संस्थोत्तर व्यवस्था करना तथा मानव संसाधन का विकास करना। ठीक है। 1 जुलाई 2001 को प्रारंभ कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है तो पेंशन तथा बीमा का लाभ। ठीक है। आगे देखिए, लघु कृषक विकास बोर्ड की स्थापना वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 1971 को हुई थी। गन्ना के उचित लाभप्रद कीमत, ठीक है, का अनुमोदन करता है या करती है। ठीक है। गन्ने का जो मूल्य डिसाइड वगैरह करती है। ठीक है। तो वो कौन करती है? आर्थिक मामलों में मंत्रिपरिषद समिति। ठीक है। आगे देखिए, 1997-98 के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य का संदर्भ में कौन क्या सत्य है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ग्रेटर देन C2 यानी कि C2 की लागतें। ठीक है। आगे देखिए, कृषि लागत पर कीमत आयोग वर्तमान में MSP के अंतर्गत घोषणा करता है तो कुल 23 फसलों के मूल्यों पर। ठीक है। तो कृषि लागत मूल्य घोषणा करता है तो MSP की 23 फसलों पर डिसाइड किया जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आरंभ हुआ था? सन 2007-08 में। आगे देखिए, अक्टूबर सन 2007 में प्रारंभ। ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है अक्टूबर सन 2007 में प्रारंभ। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या था? तो धान, गेहूँ, दलहन के उत्पादन में बढ़ोतरी, मृदा उत्पादकता, उर्वरता का संरक्षण तथा खेतों के स्तर पर आर्थिक लाभ बढ़ाना। ठीक है, ताकि किसानों में आत्मविश्वास पैदा किया जा सके। ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसलें शामिल हैं? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, चावल, गेहूँ, तिलहन, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलें। भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब आया था? सन 2007-08 में। ठीक है, सन 2007-08 मिशन में आया था। ये पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन प्रभावी हुआ था तो गेहूं की फसल से प्रभावी हुआ था और ये आया था सन 2007-08 में। आगे देखिए, भारत में, ठीक है, भारत में फसलों की बुवाई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल कितना है? तो 14.01 करोड़ हेक्टेयर। ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा चल रहा है। आगे देखिए, भारतीय कृषि उत्पादन में ऋणात्मक वृद्धि कब दर्शाई गई? तो ये सन 2004-05 में। ठीक है, उसके बाद दर्शाई गई थी सन 2009-10 में। ठीक है, और उसके बाद दर्शाई गई थी 2012-13 में -2% थी और 2014-15 में -0.2%। ठीक है, और ये पूछ ले सबसे कम किस में दर्शाई गई थी? तो ये था -1 पॉइंट। ठीक है। आगे देखिए, वह पंचवर्षीय योजना जिसमें कृषि से ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया तो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। आगे देखिए, भारत में औसत फसल गहनता कितना है? तो लगभग 139% है। नीली क्रांति तो ये मत्स्य उत्पादन से, पीली क्रांति तो ये सरसों या तोरिया उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का जन्म नॉर्मन बोरलॉग। भारत में हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर था। पहले ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था, अभी ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित अनाज की कीमतें बढ़ाने का उद्देश्य क्या था? इस योजना में निहित उत्पादों का भार कम हो सके। ठीक है। ठीक है। आगे देखिए, फ्लड, ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड सेकंड भी दूध आपूर्ति से संबंधित है 1950 की अवधि में। ठीक है। 1950 से 90 की अवधि में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाकर 3 गुने से अधिक हो गया। फिर भी यही अर्थ है कि आत्मनिर्भरता जिसका तात्पर्य भूख से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकी। ठीक है। इसका कारण क्या है? हरित क्रांति का देश के छोटे खंडों तक सीमित रहना। ठीक है, सिंपल वे में समझिए, आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ से ये बताया गया 1950 से 90 की अवधि के बीच खाद्यान्नों में खूब 3 से 4 गुना बढ़ोतरी हुई, लेकिन हमारे देश में अभी भी भुखमरी मतलब तेजी पर है, कगार पर है। ठीक है, तो भुखमरी मतलब ख़त्म क्यों नहीं की जा सकी, ये पूछने की कोशिश कर रहा है यहाँ। तो देखिए, हरित क्रांति जो आई थी ना, वो देश के छोटे छोटे खंडों तक ही सीमित रही। ठीक है, जैसे कि हरियाणा पंजाब का एरिया था, उत्तर पश्चिम
था उत्तर प्रदेश का, ठीक है, वहीं तक सीमित रहना, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्य के भाव का अधिक होना तथा मोटे अनाजों की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल देना, ठीक है, ये सब प्रमुख कारण थे। आगे देखिए, हरित क्रांति से भारत में सर्वाधिक लाभान्वित राज्य कौन थे? तो मैंने बताया ना, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हरित क्रांति आई थी। प्रधानमंत्री जी द्वारा वास्तविक द्वितीय हरित क्रांति सम्मिलित है, तो ये भारतीय कृषकों का सार्वभौमिक कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्नों में क्षति को कम से कम करना तथा फसलों का भंडारण में सुधार करना, ठीक है। आगे देखिए, कृषि करने की वह प्रक्रिया जो पर्यावरण के संरक्षण हो उसको जैविक कृषि कहते हैं, ठीक है। ये आज भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये आज भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बना हुआ है। ये 2015-16 का करंट अफेयर क्वेश्चन है कि भारत में पहला ऐसा राज्य कौन था जो जैविक कृषि करने के लिए विश्व में नंबर 1 है? तो असम, ठीक है। तो ये असम नहीं है, ठीक है। भारत का पहला जैविक खेती करने वाला राज्य है सिक्किम, जो वर्ल्ड में नंबर 1 पे है आज भी, ठीक है। सीधा फैक्ट के रूप में पूछा जाता है ये, ठीक फ्रेंड्स। आगे देखिए, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। अब ठीक है, कारण क्या कहता है? अब भारत थोक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात नहीं करता, ठीक है। तो ए तथा आर दोनों सही हैं। ए आर की सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। ए आर दोनों सही हैं और इसका स्पष्टीकरण भी हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में मुख्य कृषि उत्पादक किसी पदार्थ आयात मद है, तो ये है खाने योग्य तेल, ठीक है। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयातित मद है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सरसों का तेल वगैरह मंगाया जाता है मलेशिया सिंगापुर से, ठीक है। आगे देखिए, निर्यात हेतु आम का पसंदीदा प्रजाति है तो अल्फांजो, ठीक है। अल्फांजो आम की प्रजाति सबसे ज़्यादा विदेशों में भेजी जाती है हमारे यहाँ से। आगे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सरकारी विपणन संबंधित है, तो ये है कृषि विपणन क्षेत्र से, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सरकारी संस्थाओं में संगठन है, तो ये है नेफेड का। आगे देखिए, गहन कंदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल का उद्देश्य क्या है? तो ये उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी के निर्देशन करना तथा समूह उपागम के साथ एकीकरण रीति का मूल्यांकन तकनीकों का निर्देशित करना, ठीक है। आगे देखिए, भारत की कृषि उत्पादों के बाजार में भी, ठीक है। आगे देखिए, भारत में कृषि उत्पादकों के बाजार को विनियमित किया जाता है, तो ये राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम से, ठीक है। आगे देखिए, संघ सरकार, ठीक है। आगे देखिए, एक सेकेंड यार, ठीक है। आगे देखिए, संघ सरकार 2011-12 में बजट में किसानों के लिए ऋण, ठीक है, किसानों के लिए बैंक ऋण समयानुसार भुगतान पर ब्याज की दर कितनी थी? तो 4% थी, ठीक है। 2011-12 के बजट में 4% की दर से ब्याज लगता था किसानों के ऊपर। आगे देखिए, किसी फार्म पर चल रही लागत पूंजी के बीच उर्वरक, सिंचाई, जल तथा भूमि राजस्व में सम्मिलित नहीं होता, तो भूमि राजस्व। आगे देखिए, कृषि वित्त का प्रमुख सिद्धांत है उद्देश्य, शक्ति, उत्पादकता, नियोजन एवं संगठन आदि। भारत की कृषि वित्त स्रोतों में बांटा गया 2 स्रोतों में, ठीक है। आगे देखिए, तो देखिए, ठीक है, भारत की वित्त कृषि को 2 भागों में बांटा गया। पहला है संस्थागत स्रोत, और देखिए संस्थागत स्रोत में कौन कौन आते हैं? सरकारी समितियां, बैंक, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार। अब बी में बांटा गया गैर संस्थागत स्रोत, महाजन, साहूकार, संबंधी और रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार, अड़ेती आदि, ठीक है। ये 2 क्षेत्र थे, देख लिए हमने। आगे देखिए, किसानों में उनकी अल्प अवधि और दीर्घ अवधि आवश्यकताओं के लिए अनेक स्रोतों से ऋण प्रदान किए जाते हैं। किसानों को मिलने वाले ऋण स्रोत में शामिल है, तो यह प्राथमिक कृषि सरकारी समितियां, व्यापारिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें, गैर सरकारी उधारदाता, ठीक है। आगे देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भूमि विकास बैंक द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, ठीक है, हाल के वर्षों में भारत की कृषि वित्त का सबसे बड़ा स्रोत क्या रहा है? तो वाणिज्यिक बैंक, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, पहला पार्ट था ये, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है।